आज की इस वीडियो में हम जानेंगे धुरंधर 2 की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जहां देशभक्ति, त्याग और असली जंग हर एक सीन में महसूस होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि कोई मजेदार मूवी स्किप ना हो। तो फिल्म की शुरुआत होती है जसकीरत सिंह रांगी से, जो कि आर्मी कैंप में आर्मी में जाने की तैयारी कर रहा होता है। तो यहाँ हमें जसकीरत की फैमिली के बारे में बताया जाता है कि उसके पिता जो है वह फौज में है और उसके दादाजी भी फौज में ही थे, इसीलिए जसकीरत को भी फौज में ही जाना था। जसकीरत की 2 बहनें हैं और दोनों ही पढ़ाई कर रही हैं। जसकीरत की फैमिली बहुत ही खुशहाल फैमिली है। अब सीन शिफ्ट होता है और जसकीरत को हम उसे उसके दोस्त पिंदा के साथ देख पाते हैं, जो कि जसकीरत को यूपी ले जाता है लतीफ़ अहमद के पास। जब वह उस जगह पर पहुंचे तो हमें मालूम चला कि दरअसल में पिंदा जो है वह यहाँ पर लतीफ़ अहमद से बहुत सारी नशीले चीजें लेने के लिए आया है। इन सारी चीजों के साथ पिंदा जो है वह उनसे एक AK-47 भी मांगता है, क्योंकि वो कहता है कि खतरा बढ़ चुका है। तब पिंदा और जसकीरत को वहां से AK-47 मिल जाती है। जब वो उस जगह से वापस अपने घर आ जाते हैं तो वो लोग विधायक के घर के सामने खड़े हुए थे और पिंदा जसकीरत से कहता है कि क्या तूने सोच लिया है, तुझे सचमुच ये करना है। तब जसरत हाँ बोलता है और विधायक के घर के अंदर घुस जाता है। उसके घर में किसी की शादी हो रही थी, लेकिन यहाँ जसकीरत अंदर घुसते ही सभी लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है और अपनी बहन के बारे में पूछने लगता है कि आखिरकार वो कहाँ है, जिससे कि हमें मालूम चलता है कि विधायक के लोगों के पास जसरत की बहन है। विधायक के घर पर बहुत सारे लोग थे और सभी के पास हथियार भी थे, जिस वजह से जसकीरत जो है वह उन सभी लोगों को मार देता है और आखिर में जसकीरत को उसकी बहन हरलीन के बारे में भी मालूम चल जाता है। जब जसकीरत ने हरलीन को देखा तो वह उसे देखकर रोने लगता है। दरअसल में बात कुछ ऐसी है कि जसकीरत की फैमिली में उसके पिता और उसकी बड़ी बहन को मार दिया गया है। अब सीन शिफ्ट होता है और जसकीरत को कोर्ट में पेश किया जाता है और यहाँ पर हमें सारी कहानी सुनने को मिलती है। दरअसल में ये सारा मामला जो है वह जमीन का मामला था। जसकीरत के पिता और विधायक के बीच में जमीन को लेकर झगड़ा हो जाता है और फिर विधायक के लोग जसरत के पिता को बहुत ही बेरहमी से मारते हैं और उन्हें उन्हीं के खेत में पेड़ से लटका देते हैं। रही बात जसकीरत की बहन की, तो उन दोनों के साथ बलात्कार किया जाता है और उनमें से एक बहन को जान से भी मार दिया जाता है। और जब ये सारी बातें जसकीरत को मालूम चली तो वह आर्मी कैंप से वापस लौटा और वहां से वापस आने के बाद अब उसने ठान लिया था कि वह विधायक के लोगों को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसकी बहन उन्हीं के कब्जे में थी। इसी वजह से जसरत ने विधायक के 12 लोगों को जान से मार दिया था। लेकिन कानून ये कहता है कि जसकीरत ने जिस तरह से 12 लोगों को मारा है यह एक संगीन अपराध है, इसी वजह से उसे फांसी की सजा भी हो सकती है। अब जसकीरत अपनी फैमिली से एक आखिरी बार मिलता है। वह अपने दोस्त बिंदा से भी मिलता है। बिंदा और हरलीन जो है वह एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए जसकीरत चाहता है कि दोनों शादी कर लें। अब आगे हम देखते हैं कि जसकीरत को जब एक जेल से दूसरे जेल में ट्रांसफर किया जा रहा था कि तभी अचानक से उनकी बहन पर अटैक हो जाता है और कुछ लोग जसरत को अपने साथ लेकर जाते हैं। शुरुआत में तो ऐसा लगा था कि यह शायद विधायक के लोग होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। यह अटैक दरअसल में भारत के सुरक्षा सलाहकार अजय सान्याल ने कराया था। यहीं पर हम सुशांत बंसल को भी देख पाते हैं और उन्होंने मिलकर ही जसकीरत को यहाँ पर लाए हैं। जसकीरत जब अजय सान्याल को देखता है तो वह हैरान रह चुका था, क्योंकि वह अजय सान्याल को बहुत अच्छे से जानता है और अजय सान्याल को जसकीरत के बारे में सब कुछ मालूम है कि वह आर्मी में जाना चाहता है। अजय सान्याल सर कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें फांसी की सजा हुई है, लेकिन मैं तुम्हारी फांसी रुक पा सकता हूँ, लेकिन मैं फिर जो जिंदगी तुम्हें दूंगा वह फांसी से कम नहीं होगी, लेकिन तुम एक देशभक्त कहलाओगे। जसकीरत कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूं, क्योंकि मेरी जिंदगी जो है वह पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और मेरी फैमिली की जिंदगी भी, और मैं उस देश के लिए कुछ भी क्यों करूं जिस देश ने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अजय सर कहते हैं कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वह बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है। कुछ लोगों की वजह से हम देश को बुरा नहीं बोल सकते हैं, और रही बात तुम्हारी तो तुम देश के अभी भी काम आ सकते हो। रही बात तुम्हारी फैमिली की, तो तुम्हारी फैमिली को हर महीने कंपनसेशन मिलेगा, जिसमें 36 साल तक उन्हें ₹00 महीना मिलेगा। अजय सर उससे कह देते हैं कि मैं अभी भी तुमसे एक बात कहना चाहता हूं कि जो जिंदगी मैं तुम्हें देने वाला हूं वह फांसी से कम नहीं होगी, इसलिए सोच समझ कर फैसला करना। लेकिन यहाँ पर जसकीरत ने अपना मन बना लिया था, वो अजय सर का साथ देने के लिए तैयार है। जिसके बाद जसकीरत को एक नई पहचान मिलती है और उसे अफगानिस्तान से पाकिस्तान भेजा जाता है। और अब कहानी जो है वह प्रेजेंट में आ जाती है, जहां हम देखते हैं कि रहमान डकैत की मौत के बाद से अब हर कोई लहरी पर हुकूमत करना चाहता है, जिनमें सबसे पहला नाम अरशद पप्पू का था, क्योंकि अरशद पप्पू सिर्फ और सिर्फ रहमान डकैत से ही डरता था।
लेकिन अब उसके चले जाने के बाद अब वो यहाँ पर हुकूमत करना चाहता है। वह पूरी लियारी को बता देता है कि उनका अगला बादशाह जो है वह अरशद पप्पू है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उजैर को, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में है क्योंकि रहमान डकैत के चले जाने के बाद अब वो पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। उसे मालूम है कि इन सारी चीजों के पीछे एसपी असलम का हाथ है और वह चाहता है कि किसी भी हालत में एसपी असलम को वो मार डाले। लेकिन यहाँ पर हमजा उसे बताता है कि यह काम एसपी असलम का नहीं है, ये काम एसपी असलम ने जरूर किया है, लेकिन इन सब के पीछे अरशद पप्पू का हाथ है। अगर तुझे अपना गुस्सा निकालना ही है तो अरशद पप्पू के ऊपर निकाल, क्योंकि लियारी का अगला बादशाह वही बनने वाला है। तो अब आगे हम देखते हैं कि हमजा और ओज़र की पूरी गैंग मिलकर अरशद पप्पू के ऊपर अटैक कर देती है। अरशद पप्पू के हर एक ठिकानों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है, उसकी दुकानों को जला दिया जाता है और उसके जितने भी लोग थे उन सभी को हमजा और उजैर के लोगों ने मार डाला था। और रही बात अरशद पप्पू की, तो अरशद पप्पू को उजैर ने सभी लोगों के सामने बहुत ही बुरी तरह से मारा था। उसकी गर्दन को निकाल लिया था और सभी को बताया कि उनका अगला बादशाह जो है वह उजैर है। लेकिन जिस तरह से उजैर यहाँ अरशद पप्पू के सर से फुटबॉल खेल रहा था, यहाँ पर हमजा ने उसकी वीडियो बना ली थी और उस वीडियो को हमजा ने सारे मंत्रियों के पास भेज दी है, जिस वजह से उनके ऊपर प्रेशर है कि वह उजैर को गिरफ्तार करें या तो फिर उसे मार डालें, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनके हाथों से सरकार छीन सकती है। यहीं पर हम एसपी असलम को भी देख पाते हैं, वह कहता है कि मीडिया का पूरा फोकस जो है वह अभी इसी मुद्दे पर है और हमें मुद्दे को भटकाना होगा। मीडिया को अगर हमने भटका दिया तो फिर हम आगे सारी चाल को खेल सकते हैं। वह कहता है कि हम कॉलेज के 4-5 बलोच को पकड़ेंगे और उन्हें जान से मारेंगे। जब मीडिया का ध्यान उन पर जाएगा फिर हम उजैर पर कार्रवाई करेंगे। वो चाहते हैं कि उजैर के खिलाफ एक वारंट निकले और उसे जेल हो जाए और फिर जेल में ही वो लोग उजैर को मरवा दें। लेकिन अरशद पप्पू को मारने के बाद भी उजैर जो है वह अभी भी शांत नहीं हुआ है। उसे तो अभी भी एसपी असलम का सर चाहिए, वह उसे किसी भी हालत में मारना चाहता है। लेकिन यहाँ पर हमजा उसे समझाता है कि तेरे खिलाफ वारंट निकला है और तुझे पकड़ने के लिए कोई छोटे मोटे पुलिस ऑफिसर्स नहीं आएंगे बल्कि रेंजर्स आएंगे, तुझे घसीट कर यहाँ से लेकर जाएंगे या तो वह तुझे यहीं पर मार देंगे। इसलिए तुझे यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि जान रहेगी तो हम बदला फिर ले सकेंगे। लेकिन यहाँ हमें मालूम चलता है कि हमजा और जमील भी आपस में मिले हुए हैं और वह उसे गिरफ्तार करवाना भी चाहते हैं। तो उजैर जो है वह दुबई जाने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एसपी असलम को, जो कि कॉलेज के 4 बलोच को पकड़ता है और उन्हें बहुत ही बेरहमी से मारता है। आगे हम देखते हैं कि उजैर जो है वह कराची से सही सलामत दुबई तो पहुंच चुका था, लेकिन दुबई लैंड होते ही वहां उसे अरेस्ट कर लिया जाता है दुबई पुलिस के द्वारा। तोड़ के अरेस्ट हो जाने के बाद अब लहरी में ऐसा कोई भी इंसान नहीं बचा था जो कि वहां का बादशाह बन सके। लेकिन एक इंसान है और वो है हमजा। हमजा जमील से कहता है कि जिस पार्टी के आप हो ना, पीएपी पार्टी अब वो डूबने वाली है और अब हम एमएमपी को सपोर्ट करेंगे। इसका मतलब है मुस्लिम मूवमेंट पार्टी को, और सिर्फ मैं सपोर्ट नहीं करूंगा बल्कि आप भी करेंगे, क्योंकि अगर आपको पावर में रहना है तो आपको एमएमपी को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। जमील उनकी बात मान लेता है और एमएमपी को सपोर्ट करने लगता है, क्योंकि पाकिस्तान पर वही इंसान राज कर सकता है जिसका कराची पर कब्जा हो और पूरे कराची को लिया ही चलाता है। तो इलेक्शन नज़दीक थे और एमएमपी पार्टी बहुत मजबूत पार्टी बन चुकी थी, जिस वजह से यह इलेक्शन जो है वह एमएमपी पार्टी जीतती है और इसका क्रेडिट जो है वह हमजा और जमील को मिलता है, जिस वजह से अब वह और भी ज़्यादा पावरफुल बन चुके थे। बादशाह बनने के बाद हमजा जो है वह श्री बलोच के पास जाता है और वहाँ श्री बलोच जो है वो यहाँ हमजा को शेर बलोच का खिताब देता है, जो खिताब पहले रहमान डकैत को मिला था। अब कहानी फास्ट फॉरवर्ड में आगे बढ़ती है, जहाँ पर कि हमजा जो है वह पूरे लहरी पर कब्जा कर चुका है। यलीना भी बहुत खुश है और अब हमजा और यलीना का एक बेटा भी है। उन्होंने एक नया घर भी ले लिया है जो कि बहुत बड़ा घर है। जिसके बाद हम देखते हैं मेजर इकबाल को। मेजर इकबाल जब अपने घर पहुंचे तो उसके पिता ब्रिगेडियर जो है वह उसे बहुत चिल्लाते हैं, वह उसे बहुत गालियां देते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से मेजर इकबाल जो है वह कोई भी काम का नहीं है। बात कुछ ऐसी है कि इंडिया में 2014 में अब बीजेपी की सरकार बन चुकी है और वहां के प्रधानमंत्री अब मोदी जी बन चुके हैं, जिस वजह से यहाँ पर मेजर इकबाल के पिता उसे बहुत चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तू तो कह रहा था कि इंडिया में सब कुछ ऐसा ही संभालता है, वहाँ कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, ये सब कुछ ऐसा ही डिसाइड करता है। लेकिन तुम्हारे नाकारी की वजह से अब वहाँ सब कुछ बदल रहा है और अब तुम कुछ भी नहीं बचे हो। आगे हम देखते हैं कि हमजा को मेजर इकबाल अपने पास बुलाते हैं और मेजर इकबाल हमजा से कहते हैं कि जिस तरह से तू काम कर रहा है, जिस तरह से तू पूरे लियारी पर कब्जा कर बैठा है, इसे देखते हुए बड़े साहब की नज़र जो है वो तेरे ऊपर पड़ चुकी है और अब वो तुझसे मिलना भी चाहते हैं। जिसके बाद हमजा और इकबाल और जमील जो है वह बड़े साहब से मिलने के लिए जाते हैं।
बड़े साहब कोई और नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम होता है, जो कि बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है। साथ में वह हद से ज़्यादा बीमार भी रहता है। इसके बावजूद बिस्तर पर लेटे लेटे वो पाकिस्तान के सारे डिसीजन लेता है। इंडिया में कब क्या करवाना है, ये सारे डिसीजन भी दाऊद इब्राहिम ही लेता है। हाल ही में उन्होंने एक प्लानिंग की है और बताया कि इंडिया से कुछ लोग जो है वो पाकिस्तान आने वाले हैं। वो बहुत सारा ड्रग्स जो है वो अपने साथ लेकर जाने वाले हैं, क्योंकि कराची में इन ड्रग्स की कीमत जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है और यही सारे ड्रग्स जब इंडिया पहुंचते हैं तो वह बहुत ही महंगे दाम में बिकते हैं। जो भी पैसा मिलता है उन सारे पैसों से वह हथियार खरीदते हैं। तो ड्रग्स को बॉर्डर पार कराने की जिम्मेदारी यहाँ पर हमजा को मिली थी। साथ ही उससे कहा गया था कि एसपी असलम भी उसके साथ रहेंगे ताकि कोई गड़बड़ी ना रहे। लेकिन हमजा ड्रग्स का धंधा नहीं करता है, इसके बावजूद उसे यह करना पड़ा था क्योंकि यह सारी चीज़ें बड़े साहब ने बोली थी। लेकिन उससे पहले इंडिया से जो लोग आ रहे हैं यहाँ हमजा को उन्हें लेने के लिए जाना पड़ता है। जब वह एयरपोर्ट पर पहुंचा तो वहां वो उस आदमी को देखकर पूरी तरह से हैरान रह चुका था, जो कि इंडिया से आया था। इंडिया से तो वैसे 3 लोग आए हुए थे, लेकिन उनमें से एक बंदा जो है वह हमजा का बचपन का दोस्त पिंदा होता है। हमजा पिंदा को देखकर पूरी तरह से हैरान रह चुका था, क्योंकि अगर पिंदा ने उसे पहचान लिया तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। हमजा डर डर कर उससे मिलता है, लेकिन पिंदा ने उसे नहीं पहचाना था। हमजा के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी कि अगर मैंने पिंदा को पहचान लिया तो इसने मुझे कैसे नहीं पहचाना। इसके बावजूद वह उसके साथ रहा और फिर वह ड्रग्स की डील करने के लिए जाते हैं। इकबाल इन सभी लोगों को जहूर मिस्त्री के पास ले जाते हैं और यह वही बंदा है जिसने कांधानदार हाईजैक में उस प्लेन को हाईजैक किया था, और यह वही बंदा है जो कि कह रहा था कि हिंदू बहुत ही डरपोक किस्म की कौम होती है, अगर हमारा कुछ उखाड़ सको तो हम पड़ोस में ही रहते हैं, आ जाना और उखाड़ लेना। यहाँ हमें मालूम चलता है कि जहूर मिस्त्री ही ड्रग्स के सारे धंधे को संभालता है और बहुत सारी मात्रा में इंडिया भेजता है। हमजा यहाँ जहूर मिस्त्री को बहुत ही गौर से देख रहा होता है। जब डील फाइनल हो जाती है तो हमजा बिंदा और उसके दोनों साथियों को अपने घर ले आता है, क्योंकि वहाँ पर एक छोटी सी पार्टी हो रही थी। पार्टी में एसपी असलम भी मौजूद थे और सभी लोग बहुत खुश थे, और साथ ही ड्रग्स को बॉर्डर कैसे पार कराना है ये सारी बातें भी हो रही थी। तब हम देखते हैं कि पिंदा जो है वह बहुत ज़्यादा नशे में था और हमजा उसे वॉशरूम तक लेकर जाता है। लेकिन जब वह लोग वॉशरूम गए तो पिंदा ने यहाँ पर हमजा को पहचान लिया था। वो कहता है कि कितने सालों से यहाँ पर है, घर की याद नहीं आती तुझे जजस्वी। इतना सुनते ही हमजा हैरान रह चुका था और अब वो अपनी माँ के बारे में पूछता है और घर वालों के बारे में। यहाँ पर पिंदा बताता है कि माँ बिल्कुल ठीक है, मैंने तेरी बहन से शादी कर ली है और मेरे 2 बच्चे भी हैं। हमजा यहाँ पिंदा से कहता है कि तू आतंकवादी बन चुका है, तू तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन पिंदा यहाँ हमजा से कहता है कि पाकिस्तान में तू खुद रह रहा है और मुझसे आतंकवादी कह रहा है। हमजा यहाँ पिंदा से कहता है कि तुझे इस डील को कैंसिल करना पड़ेगा, अगर तूने इस डील को कैंसिल नहीं की तो ये सारा माल इंडिया चला जाएगा और वहाँ बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा। लेकिन पिंदा उसकी बात नहीं मानता है। यहाँ उनके बीच में झगड़ा होता है। पिंदा यहाँ बहुत ज़्यादा नशे में था, जिस वजह से वह हमजा के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन उनकी इस हाथापाई में पिंदा जो है वह मारा जाता है, और हमजा ने उसे मारने की बिल्कुल कोशिश नहीं की थी, बल्कि वो तो एक हादसे के रूप में मारा गया। लेकिन जब वह मारा गया ना तो हमजा की सुटी पुट्टी गोल हो जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह बाहर कैसे जाए। तभी यहाँ पर उमर आ जाता है, जो कि इंडिया का ही एक एजेंट है, और उमर यहाँ पर हमजा से कहता है कि तेरा जिंदा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे जितना काम यहाँ पर करना था मैं कर चुका हूँ, लेकिन अगर तू मारा गया तो यह मिशन यहीं पर अधूरा रह जाएगा। उमर यहाँ हमजा से कहता है कि बस मुझे भूलना मत, बरेली का एक ये छोटा सा पॉकेट मार आज देश के काम आने वाला है। तब हमजा वहां से बाहर आ जाता है और उमर जो है वह पिंदा को 2 गोली मारता है, जिससे कि सभी को ऐसा लगा कि उमर ने ही बिंदा को मारा है, जिससे कि अब सभी को ये बात मालूम चल चुकी थी कि उमर जो है वह इंडिया का एक एजेंट है। आलम यहाँ पर उमर से पूछताछ कर रहा था कि तभी यहाँ पर हमजा आ जाता है और हमजा आते ही उमर को गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। आलम यहाँ हमजा से कहता है कि तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर हमजा जो है वो चिल्लाकर कहता है कि मेरे घर में मेरे ही मेहमान को मारने की सिर्फ एक ही सजा है, मौत। तो जो भी हमजा ने हाल ही में किया है उसे देखते हुए आलम को हमजा पर शक हो जाता है, और अब आलम इन सारी बातों को एसपी के सामने रखता है और वो एसपी से कहता है कि शुरुआत से ही मुझे हमजा के ऊपर शक हो रहा था, लेकिन ना जाने क्यों ये शक जो है वह अब बढ़ता ही जा रहा है। उसे ऐसा लगता है कि हमजा जो है वह एक हिंदुस्तानी एजेंट है। तब एसपी कहता है कि अगर तुझे उसके ऊपर शक हो रहा है तो इस डाउट को क्लियर कर लेनी चाहिए। एक बार डाउट क्लियर हो जाए तो रात को नींद भी अच्छी आती है और पाचन भी ठीक रहता है।
जब एसपी और आलम ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी यह सारी बातें जो है वो यलीना सुन लेती है और अब उसे भी ऐसा लगने लगता है कि कहीं ना कहीं हमजा शायद सचमुच ही एक हिंदुस्तानी एजेंट है। इसलिए वह घर में ही छानबीन करने लगती है और उसे वो डायरी मिल जाती है जिसमें हमजा जो है वह सभी लोगों के नाम लिखकर उन्हें मारकर उनके नाम को कट कर देता है। यलीना को अब ये बात मालूम चल चुकी है कि हमजा जो है वह एक हिंदुस्तानी एजेंट है। जब हमजा यलीना के सामने आया तो यलीना ने हमजा के ऊपर गन तान दी और उससे कहा कि जब तक बात व्यापार और पॉलिटिक्स की थी तब तक तो वो चुप रही, लेकिन अब बात मेरे मुल्क की है और अब वो चुप नहीं रहेगी। हमजा कहता है कि तुम्हें अगर मुझे मारना है तो तुम मार दो, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात सुनो। यहाँ पर हमजा वो डायरी दिखाते हुए उससे कहता है कि इसमें जितने भी नाम लिखे हुए हैं वो सारे के सारे टेररिस्ट हैं। ये जितने भी लोग हैं इन लोगों ने हिंदुस्तान में तबाही मचाई है, इनमें से एक भी इंसान निर्दोष नहीं है। हमारी लड़ाई जो है वो पाकिस्तान से नहीं है बल्कि उन लोगों से है जो कि आतंक फैलाना चाहते हैं। ये लोग जितना हमारे देश के लिए खतरा है उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे देश के लिए खतरा है, क्योंकि ये देश के लिए कुछ नहीं करते बल्कि हमारे देश में और तुम्हारे देश में सिर्फ आतंक फैलाते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद यलीना भी उसकी बात मान लेती है और वो कहती है कि इन सब चीजों में मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। साथ ही यलीना ने यहाँ पर हमजा को ये भी बता दिया था कि एसपी चौधरी को तुम्हारे ऊपर शक हो गया है जिस वजह से तुम्हें तैयार रहना चाहिए। तो वहीं एसपी असलम को उजैर के बारे में मालूम चलता है कि उसे दुबई से पाकिस्तान की जेल में शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एसपी असलम ने उजैर को मारने की सारी प्लानिंग कर ली है। लेकिन अब उन्हें हमजा के बारे में भी मालूम चल चुका है, इसलिए वो चाहते हैं कि अब वह हमजा को भी खत्म करें। हमजा यहाँ एसपी असलम के पास कॉल करता है और उन्हें बताता है कि जिस रूट से आप उजैर के ऊपर अटैक करने वाले हैं उस रूट से आप मत जाए बल्कि आप दूसरे रूट से जाए। असलम को ये बात मालूम चल चुकी है कि हमजा जो है वह श्री बलोच से मिलने के लिए गया था। जिस तरह से एसपी असलम हमजा की फील्डिंग सेट कर रहा है उसी तरह से हमजा भी एसपी असलम की फील्डिंग सेट कर रहा है, क्योंकि जब हमजा श्रीन बलोच के पास गया था तो उसने उन्हें सब कुछ बता दिया कि जिन कॉलेज के बलोचों को मारा गया था उन लोगों को दरअसल में एसपी असलम ने ही मारा था। एसपी असलम को बहुत अच्छे से मालूम है कि जो रूट हमजा ने बताया है अगर उस रूट से मैं गया तो हमजा जो है वह मुझे मरवा देगा। तब एसपी असलम उजैर के पास उमर को भेजता है और यहाँ एसपी असलम खुद जो है वह हमजा के पास जाता है उसे मारने के लिए। यहाँ हम देखते हैं कि हमजा के पास जमील भी बैठा हुआ था और यह सारी बातें सुन रहा था। यहाँ हमजा और एसपी असलम के बीच में फोन पर बहुत सारी बातें हो रही थी। एसपी असलम कहता है कि जो चाल तू खेल रहा है ना उसमें तू कामयाब नहीं हो पाएगा। एसपी असलम को यहाँ पर लग रहा था कि खतरा जो है वह उमर के ऊपर है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि असली खतरा तो एसपी असलम के ऊपर है और एसपी असलम को ही यह सारा प्लान किया गया था, ना कि उजैर को मारने का। अचानक से एक कार जो है वह एसपी असलम की कार से टकराती है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में एसपी असलम जो है वो मारा जाता है और एसपी असलम की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आगे हम देखते हैं कि उमर ने उजैर को मार तो नहीं पाया, लेकिन उजैर को जेल हो जाती है और उसे आजीवन कारावास की सजा मिली थी। यहाँ पर उजैर से मिलने के लिए हमजा जाता है और कहता है कि तुझे किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बताना। अब धीरे धीरे करके हमजा के सारे रास्ते जो है वह क्लियर होते जा रहे थे। एसपी असलम की मौत के बाद से गवर्नमेंट गुस्से में तो है, लेकिन उन्हें ये बात नहीं पता है कि एसपी असलम को मारा किसने है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमजा जो है वह दुबई जाने के लिए रेडी हो जाता है। जब वो दुबई पहुंचा तो वहां उसकी मुलाकात होती है अजय सान्याल और सुशांत बंसल से। हमजा यहाँ उन्हें सारी ब्रीफिंग दे देता है। वह कहता है कि 500 और 000 के नोटों को बनाने वाली मशीन जो है वह पाकिस्तान में है और 11,000 करोड़ रुपए जो है वह नेपाल के रास्ते से इंडिया पहुंच चुका है। इसके बारे में अजय सान्याल को नहीं पता था, लेकिन हाल ही में सुशांत बंसल ने उन्हें बताया कि सारा पैसा जो है वह उत्तर प्रदेश पहुंच चुका है। हमजा कहता है कि इन पैसों के द्वारा वह किसी भी सही इंसान को उत्तर प्रदेश की गद्दी पर तो नहीं बैठने देंगे। हमजा कहता है कि 11,000 करोड़ की तो सिर्फ शुरुआत थी, अभी 60 करोड़ और बाकी है जो कि इसी रास्ते से इंडिया में पहुंचेगा। अजय सान्याल कहते हैं कि तुम अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हो, अब हम तुम्हें फ्री हैंड देना चाहते हैं। तुम्हें पाकिस्तान में जो कुछ भी करना है तुम वो करो, जितना लोगों को मारना है तुम उतने लोगों को मारो। जिसके बाद हमजा जो है वो वापस पाकिस्तान आ जाता है और लहरी पर फिर से राज करने लगता है। यहाँ पर वो अपना काम स्टार्ट कर देता है और तभी एक न्यूज़ सामने आती है और पता चलता है कि इंडिया में 8 नवंबर 2016 से 1000 और 500 के नोट जो है वो बंद कर दिए गए हैं। और यह न्यूज़ जब पाकिस्तान को पता चली तो वो तिलमिला उठता है, क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान में आतंक फैलाने की फंडिंग देता है और अब ये फंडिंग रुक जाएगी और जो उनके पास मशीन है अब वो मशीन भी कोई भी काम की नहीं रहेगी।
ये पैसे की मशीन जो है वह खनानी ब्रदर्स की है और उसके पास 600 करोड़ रुपए का अभी भी स्टॉक बाकी है और अब वह इसे कैसे ठिकाने लगाएगा, इसीलिए वह इकबाल के पास कॉल करता है। लेकिन मेजर इकबाल जो है वह उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाता है। लेकिन अगर खनानी की किसी ने भी मदद नहीं की तो वह तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसलिए खनानी हमजा के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि इन सारे पैसों को ठिकाने तो लगाना ही होगा, इन्हें किसी भी हालत में इंडिया पहुँचाना होगा। तब हमजा कहता है कि आप कहाँ पर हो। खनानी कहता है कि वो उसकी फैक्ट्री में मौजूद है। हमजा को जब ये बात मालूम चली कि खनानी जो है वह फैक्ट्री में मौजूद है और वह बिल्कुल अकेला है तो वह वहां जाता है और वहां जाकर वो खनानी को बहुत ही गंदी मौत देता है और सारा पैसा भी जला देता है। तो अब हमजा को फ्री हैंड मिलते ही यहाँ वो अपना काम स्टार्ट कर देता है। जितने लोगों ने भी हिंदुस्तान में तबाही मचाई है, जितने भी मुजाहिदीन हैं, जितने भी आतंकवादी हैं, उन सभी लोगों को यहाँ पर हमजा जो है वह बुरी तरह से मारने लगता है। पाकिस्तान में ये काम कौन कर रहा है? पाकिस्तान के आवाम को ये बात नहीं पता है, सिर्फ और सिर्फ लोग मर रहे थे। तो वहीं उमर को हमजा के ऊपर शक हो रहा था, लेकिन हमजा तो तब भी नहीं मानता। वो अभी भी बहुत सारे लोगों को मारता है और आखिर में हमजा जो है वह जहूर मिस्त्री तक पहुंच जाता है। हमजा इस इंसान को आसान मौत नहीं देगा, वह इसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है, क्योंकि यह वही इंसान है जिसने कांधार हाईजैक में अजय सान्याल से कहा था कि हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है और अगर हमारा कुछ उखाड़ सको तो हम पड़ोस में ही रहते हैं। जबकि अजय सान्याल ने सारे लोगों से कहा था कि उन्हें कुछ भी नहीं होगा, इंडियन सरकार उन्हें आसानी से यहाँ से निकाल लेगी। अजय सान्याल ने यहाँ पर भारत माता की जय करने को कहा था, लेकिन किसी के मुंह से डर के कारण आवाज भी नहीं निकली थी। लेकिन आज अब हमजा जो है वह उसे बहुत ही बुरी तरह से मार रहा था और फिर हमजा वीडियो कॉल पर अजय सान्याल को लाइन पर लेता है और उनके सामने ही हमजा उसे बुरी तरह से मारने लगता है। अब यहाँ पर अजय सान्याल जहूर मिस्त्री से कहता है कि उस दिन मेरी एक बात अधूरी रह गई। तब यहाँ पर जहूर मिस्त्री उस लाइन को पूरा करता है और वह भारत माता की जय बोलता है। तब यहाँ जहूर मिस्त्री को जान से मार दिया जाता है। आगे हम देखते हैं कि मेजर इकबाल जो है वह हमजा के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि बड़े साहब ने हमें याद किया है और आज ही हम उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। हमजा को समझ नहीं आया कि आखिरकार बड़े साहब उससे मिलना क्यों चाहते हैं, और अगर अब वह उससे मिलना ही चाहते हैं तो हमजा ने भी एक आखिरी प्लानिंग कर ली थी, जहां वह दाऊद इब्राहिम को मारना चाहता था। दरअसल में DRDO ने एक ऐसा पॉइजन बनाया है जो कि खाल के द्वारा किसी के ऊपर भी चढ़ जाता है और उसे आसानी से साइलेंटली रूप से मार देता है। इस पॉइजन को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। तो जब हमजा और इकबाल बड़े साहब से मिले तो बड़े साहब ने अपनी प्लानिंग उन्हें बताई। बड़े साहब कहते हैं कि हमारे हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा है, इसलिए अब कुछ बड़ा करने की बारी है। वो कहते हैं कि लश्कर ताइबा से मुझे 40 से 50 लोग ऐसे चाहिए जो कि हिंदुस्तान में तबाही मचा सकते हैं, क्योंकि जब 4 से 5 लोग इतनी तबाही मचा सकते हैं तो सोचो 40 से 50 लोग कितनी तबाही मचाएंगे। और इन सभी लोगों को हथियार देने का काम जो है वो हमजा को मिला था। यहाँ पर हमजा हाथ मिलाकर बड़े साहब को मारना चाहता था, लेकिन वो इस काम में नाकाम रहा। जिसके बाद हमजा जो है वो यलीना से मिलता है। यलीना से वो कहता है कि कल मैं बहुत बड़ा करने वाला हूँ, शायद कल के बाद से हम कभी ना मिल पाए, इसलिए हमजा उसे कहता है कि तुम्हें देश छोड़ना होगा। और यहाँ पर हमजा ने उसकी टिक्स भी कर दी थी। तो वह मेजर इकबाल जो है वह लश्कर ताइबा के लोगों से मिलता है, उन लोगों से बात करता है और उन्हें सारा मिशन समझा देता है कि उन्हें इंडिया में जाकर क्या क्या करना है। और वो यहाँ पर 40 से 50 लोगों को सिलेक्ट करता है और उनसे कहता है कि पूरे हिंदुस्तान को इस बार हमें भूंज कर रखना है। जब हमजा घर से निकला कि तभी हमजा के घर पर उमर आ जाता है और उमर यलीना के बेटे के माथे पर गन रखकर पूछता है कि क्या हमजा जो है वो हिंदुस्तानी एजेंट है, जिस पर कि यलीना कुछ नहीं कह पाई। लेकिन उमर समझ गया था, जिस वजह से उमर जो है वो ये सारी बातें अब इकबाल को बताना चाहता है। इकबाल को ये बात मालूम चल जाती है कि हमजा जो है वह एक हिंदुस्तानी एजेंट है और मेजर इकबाल के पिता जो कि मेजर इकबाल को गालियां दिया करते थे वह हाल ही में यही काम कर रहे थे। तब मेजर इकबाल उन्हें बहुत ही गंदी मौत मारता है और कहता है कि तेरे किस्से तो अम्मी मुझे बहुत पहले बता चुकी थी, तू एक नंबर का भगोड़ा है। अगले दिन हम देखते हैं कि हमजा जो है वह सारे हथियार लेकर मेजर इकबाल के पास पहुंचता है, क्योंकि यह सारे लश्कर ताइबा को ये सारे हथियार देने थे। लेकिन अब मेजर इकबाल को बहुत अच्छे से पता है कि हमजा जो है वह एक हिंदुस्तानी एजेंट है, इसी वजह से उसने सारी प्लानिंग भी कर रखी है कि हमजा को मारना कैसे है। हमजा जब यहाँ पर आया तो मेजर इकबाल ने उन्हें बहुत सारे नकली नोट दिए। ये बात रिजवान को मालूम चल चुकी है, लेकिन रिजवान अंदर नहीं आ पाया, जबकि रिजवान भी एक हिंदुस्तानी एजेंट है और हमजा के साथ मिलकर उसने बहुत सारे काम किए हैं। लेकिन अब मेजर इकबाल जो है वह हमजा के ऊपर अटैक कर देता है, उसे वह बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है। यहाँ हमजा कुछ नहीं कर पा रहा था, बल्कि वो बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था, क्योंकि हमजा ने भी कुछ प्लानिंग कर रखी है।
दरअसल में बात कुछ ऐसी है कि यहाँ आने से पहले हमजा जो है वो श्री बलोच के पास गया था और उसने उनसे कहा कि अगर मैं तुम्हारे सारे दुश्मन को एक ही छत के नीचे लेकर आ जाऊं तो तुम क्या करोगे। श्रीनी बलोच कहता है कि अगर ऐसा हो जाए तो वो तो तबाही मचा देंगे, तो फिर तबाही मचाने के लिए रेडी रहो क्योंकि मैं तुम्हें वो मौका देने जा रहा हूँ। तो यहाँ इकबाल हमजा को मार तो रहा था, तभी हमजा कहता है कि अगर तुम्हारे पटाखे खत्म हो गए हो तो मैं धमाके शुरू करूं, और तभी यहाँ पर एक ऐसा धमाका होता है जिसमें उनकी सारी की सारी बिल्डिंग जो है वो तबाह हो जाती है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था क्योंकि जो सारे हथियार हमजा लेकर आया था उन सब में टाइम बम लगे हुए थे, लेकिन इकबाल के अभी भी बहुत सारे लोग थे जो कि बचे हुए थे। लेकिन यहाँ पर हमजा जो है वो इकबाल और उसके साथियों से लड़ रहा था। उनके बीच में जबरदस्त फाइट होती है, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हावी हो रहे थे कि तभी यहाँ से इकबाल जो है वह भाग निकलता है। तो वह हमजा भी इकबाल की सारी टुकड़ियों से लड़ाई करने लगता है, जहाँ बलोच आर्मी जो है वो उसका साथ दे रही थी। अब हमजा को मालूम चल जाता है कि इकबाल किस तरफ भागा है। तब यहाँ पर हमजा जो है वो इकबाल का पीछा करने लगता है। उन दोनों के बीच में बहुत सारे चेस सीन होते हैं, दोनों के बीच में बहुत सारी फाइट होती है, लेकिन आखिरकार दोनों एक दूसरे के सामने आ ही गए थे, जहां पर कि इकबाल ने हमजा को बहुत ही बुरी तरह से पीटा था, लेकिन हमजा के अंदर बहुत सारी सहनशीलता है। फिर आखिर में हमजा जो है वह मेजर इकबाल को बहुत ही गंदी मौत मारता है, उसके दोनों पैरों को काट देता है और उसे फ्यूल के टैंकर में पटक कर उसमें आग लगा देता है। सबको खत्म करने के बाद यहाँ हमजा जो है वह यलीना के पास कॉल करता है और वो कहता है कि मैं तुमसे एक आखिरी बार मेरा नाम सुनना चाहता था, और उसे अपना असली नाम भी बताना चाहता था। वो अपना असली नाम जसकीरत उसे बताता है और आखिर में पाकिस्तानी आर्मी हमजा को पकड़ लेती है और वह उसे बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं। लेकिन फिर भी हमजा उनसे कुछ भी नहीं बोल रहा था। लेकिन जब ये बात साजिया सानियाल को मालूम चली तो वह एसआई के हेड हसन के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि अगर अभी के अभी तुम लोगों ने उस बंदे को नहीं छोड़ा तो वह पूरे पाकिस्तान को उड़ा देंगे। लेकिन हसन कहता है कि अब तो तुम्हारी बारी है बदनाम होने की। तवज्जा सानियाल कहते हैं कि एक फोटो और एक वीडियो भेजी है, उसे देखना जरा। उस वीडियो को देखने के बाद पता चलता है कि हसन जो है वह पाकिस्तान की डील कर रहा था इजराइल से, वो भी बहुत सारी मिसाइल की, और पाकिस्तान को इसकी भनक तक नहीं थी। लेकिन अब यह वीडियो जो है वो हसन तक पहुंच चुकी है, और इजराइल के लोगों ने यह वीडियो जो है वह हिंदुस्तान को दे दी थी। अजय सानियाल हसन से कहता है कि तू कोई डील अगर इजराइल के साथ करता है और इजराइल हमें ना बताए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब अच्छा यही होगा कि उस बंदे को सही सलामत छोड़, हम यहाँ से प्राइवेट जेट भेज रहे हैं, अगर कुछ भी गलती की तो पाकिस्तान आवाम खुद तुझे कुत्ते की मौत मारेगी। तब हसन अजय सानियाल सर की बताई हुई जगह पर हमजा को छोड़कर आता है और फिर वहां से लेने के लिए जमील आता है, और यहाँ हमें एक बहुत बड़ी बात मालूम चलती है कि जमील जो है ना वो 45 साल से पाकिस्तान में एजेंट बना घूम रहा है। मालूम चलता है कि वह एक हिंदुस्तानी एजेंट है और 45 साल पहले उसे चुनावी सियासत में भेजा गया था। अब जाते जाते हमजा जमील से कहता है कि सिर्फ एक चीज का अफसोस रहेगा और वही है कि वह दाऊद को नहीं मार पाया। ये बात सुनते ही जमील उसे एक फोटो बताता है और हमें पता चलता है कि दाऊद जिस तरह से अभी अपाहिज बना घूम रहा है ना, उसकी हालत के पीछे का जिम्मेदार जो है वो जमील ही है, क्योंकि डीआरडीओ का वो साइलेंट किलर पॉइजन जो है वो जमील ने उसे पहले ही दे दिया था। इसी वजह से दाऊद अपाहिज हो गया है। जमील कहता है कि तड़पा तड़पा कर मारने में जो मजा है ना वह एक बार में मारने में नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमजा जो है वह वापस इंडिया आ जाता है। इंडिया आकर वो अजय सान्याल और बंसल से मिलता है और यहाँ पर हमजा जो है वो उन्हें सारी चीज़ें बताता है जो कि उसने हाल ही में कर आया है। जिसके बाद हमजा नहीं जसकीरत जो है वह पंजाब जाता है, अपने पिंड जाता है, अपने घर जाता है, अपनी फैमिली वालों को देखता है, लेकिन वह उनसे मिलता नहीं है क्योंकि उसे पता है कि अगर वह एक बार फैमिली वालों से मिल लिया तो फिर वह वापस नहीं आ पाएगा। इसलिए वह उन्हें देखकर वापस आ जाता है और यहाँ हमें बताया जाता है कि किस तरह से जसकीरत ने पाकिस्तान में जाने की ट्रेनिंग की थी। 2 साल तक वो बंसल के अंडर में ट्रेनिंग करता रहा और बहुत ज़्यादा मजबूत होता रहा। यहाँ सारे सोल्जर्स को एक बड़ी बात हमेशा सिखाई जाती है और वो ये कि बलिदान परमो धर्म। तो दोस्तों, ये थी धुरंधर 2 की पूरी कहानी। तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में।